जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। आज हम राष्ट्रीय आय के सारे पैमाने के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जानते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय आय किसी देश में किसी निश्चित समय अवधि के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब ये निश्चित समय अवधि क्या होती है? आपको पता होगा, हर देश का एक वित्तीय वर्ष होता है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है कितना? वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस बीच में जो भी हमारी कंट्री जो भी प्रोडक्शन करती है उस समय उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य हमारे इस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं और राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वो कौन करता है? वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। जानते हैं राष्ट्रीय आय के कितने पैमाने होते हैं? तो राष्ट्रीय आय के 4 पैमाने होते हैं। कितने पैमाने होते हैं? राष्ट्रीय आय के 4 पैमाने होते हैं। कौन कौन से? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। इसको क्रोनोलॉजी में लिख लीजिए एक बार। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में जीडीपी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आप सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानते हैं। देखिए, एक निश्चित समय अवधि, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारा वित्तीय वर्ष होगा, निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? हमारी जीडीपी कहलाएगी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। अब देखिए, जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है। जीडीपी में सबसे पहले शामिल होता है उस वर्ष का कंजप्शन, यानी घरेलू उपभोग, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस यानी सरकारी खर्चे, और इसके अलावा जो हमारे देश की इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ जो खर्चा जो यूज होता है वो होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ये हमारे किस में यूज होता है? ये हमारे जीडीपी में ऐड किया जाता है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे हमारे देश का कोई माल किसी और देश में पड़ा है, उस पे होने वाले जो सरकारी खर्चे होते हैं वो भी हमारे जीडीपी में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, जीडीपी में घरेलू रोजमर्रा की जो सेवाएं होती हैं या व्यक्तिगत जो सेवाएं होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। अभी हाल ही में अभी इस टाइम पे जो हमारे जीडीपी का आधार वर्ष चल रहा है वो कितना है? वो 2011 और 2012 चल रहा है। याद रखिएगा, 2026 के फरवरी महीने से यह आधार वर्ष चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यह आधार वर्ष 2022 और 2023 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको जब जीडीपी, ये तो हो गई जीडीपी की नॉर्मल डेफिनेशन। जीडीपी को और तरीकों से भी मापा जा सकता है। सबसे पहले इनको मापा जा सकता है बाजार मूल्यों पर, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि इसमें जो बाजार की लागत होती है वो जोड़ दी जाती है। और दूसरा तरीका होता है फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि कारक लागत को जोड़ने पर। जो भी हमारे जो प्रोडक्शन में जो भी हमारी लागत लगती है उसकी जो जब वैल्यू जोड़ी जाती है तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है। और देखते हैं, जीडीपी का एक और टर्म है। जीडीपी का एक और टर्म क्या कहलाता है? वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। यानी कि एक तरीके से यही डेफिनेशन है जो नॉर्मल जीडीपी की डेफिनेशन है। याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म में जो होता है ये मेन है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें लॉन्ग टर्म में जब हम जीडीपी को आंकते हैं, किसी देश की आर्थिक पैमाने को आंकते हैं, उसमें रियल जीडीपी की जरूरत होती है। और याद रखिएगा, इसमें आधार वर्ष होना जरूर अनिवार्य होता है। ठीक है। इसमें मुद्रास्फीति को भी जोड़ा जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन को भी जोड़ा जाता है, यानी कि महंगाई को भी जोड़ा जाता है। ठीक है। और यह आर्थिक विकास का सबसे सटीक माप होता है। ठीक, ये देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है उसको भी ये दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका होता है जीडीपी का। एक होता है नाम मात्र की जीडीपी। जैसे मैंने आपको अभी रियल जीडीपी में बताया कि रियल जीडीपी में लॉन्ग टर्म का विश्लेषण किया जाता है। इसके विपरीत जो नाम मात्र की जीडीपी होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि ये एक वर्ष के बारे में बताता है कि एक वर्ष में महंगाई कितनी हो रही है और या एक वर्ष में कितना ग्रोथ हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म नहीं बताता। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें आधार वर्ष जो होता है वो नहीं होता। इसमें आधार वर्ष की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा
रियल टाइम जीडीपी है उसमें तो जो हमारा वो देखा जाता है कि क्या कहते हैं, इस ये जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है इसमें ये देखा जाता है कि ये होता है बाजार कीमतों पर, ये बाजार कीमतों पर निकाला जाता है कि बाजार में क्या डिमांड चल रहा है, क्या सप्लाई चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग नाम मात्र की जीडीपी निकाली जाती है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है। और जो रियल जीडीपी निकाली जाती है, रियल टाइम जीडीपी निकाली जाती है, उसमें देखा जाता है जो स्थिर कीमतें होती हैं। ठीक है, यही एक मेजर डिफरेंस है, बस उसमें आधार वर्ष होता है, इसमें आधार वर्ष नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने जीडीपी का एक टर्म और देखा, अब एक टर्म और देखिए, जीएसडीपी। जब भी जीडीपी हमें मिल जाए तो हमें जीएसडीपी का भी पता होना चाहिए। सेम डेफिनेशन है कि एक वित्तीय वर्ष में उसमें आ जाता है देश, इसमें आ जाता है राज्य। राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो अंतिम मूल्य लगता है, सेवाओं का कुल अंतिम मूल्य जो लगता है, जो सर्विसेज का जो अंतिम मूल्य लगता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा जीएसडीपी, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब जीएसडीपी किस राज्य की ज्यादा है? तो जीएसडीपी के अनुसार सबसे ज्यादा जीएसडीपी जिसकी है वो है कौन सा राज्य? वो है महाराष्ट्र। इस वर्ष इनका जो है अब योगदान जो है वो जीडीपी में 13.46% का रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई जीएसडीपी की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं एनडीपी के बारे में। देखिए, जब भी हमें देश की जीडीपी मिल जाएगी तब हमें उसमें शुद्धता करनी पड़ेगी। तो शुद्धता के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जब भी हमें जीडीपी मिले उसमें हमें उस वर्ष का क्या घटा देना है? मूल्यह्रास की दर को घटा देना है। अभी मूल्यह्रास की दर क्या है? इसको हम इंग्लिश में डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं और आम भाषा में इसको घिसावट की भी दर कहा जाता है। देखिए, आप इस तरीके से मानिए कि कोई एक कंपनी है जो 100 चेयर बनाती है और वो 2024-25 में 100 चेयरों को पर चेयर के हिसाब से 500 रुपए में बेचती है। तो क्या ये इसी रेट पे अगले वर्ष में ऐसे ही बिकेगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डैमेजेस होंगे। तो वो जो डैमेजेस के रेट हैं वो अगले वर्ष में इंक्लूड किए जाएंगे। यही घिसावट की दर होती है। इस तरीके से अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपने एक टर्म सुना होगा, सेकंड हैंड। जब हम कोई चीज दुकान से खरीदते हैं और हम दुकान से, मान लीजिए कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी, तो जब हम दुकान से उस वस्तु को बाहर ले आए खरीद के, तो क्या वो 100 रुपए में ही बिक जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। उसमें एक टर्म जुड़ जाएगा सेकंड हैंड। तो वो ये सेकंड हैंड क्या होगा? ये एक तरीके से डेप्रिसिएशन रेट लग जाएगा, जिससे वो वैल्यू उसको अगले टाइम पे वो मिल नहीं पाएगी। ये क्या कहलाता है? यही डेप्रिसिएशन रेट हमारे देश में भी लागू होता है और ये हर देश का अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट होता है। तो ये क्या होता है? जो भी वस्तु होती है उस पर ये मूल्यह्रास दर लगा दिया जाता है, तब हमें क्या मिल जाता है? उस देश का हमें एनडीपी मिल जाता है। ठीक है, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो जब भी आप पेपर में आए आपको क्या लिख देना है? जीडीपी माइनस उस वर्ष का मूल्यह्रास दर, आपको क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। ठीक है, आगे जानते हैं, अगला पैमाना जानते हैं। अगला पैमाना है जीएनपी। अब देखिए जीएनपी क्या है? जीएनपी की जो फुल फॉर्म है, मान लीजिए दो देशों के नागरिक जब आपस में जो करेंसी जो होती है हमारी मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं, उसमें से जो भी हमें राजस्व प्राप्त होता है शुद्ध रूप में, वो क्या कहलाता है? वो जीएनपी कहलाता है। इसको समझिए, जीएनपी में क्या क्या ऐड होता है? इसमें व्यक्तिगत उपभोग व्यय ऐड होता है, निजी घरेलू निवेश भी इसमें जोड़ा जाता है, सरकारी व्यय इसमें जोड़ा जाता है, शुद्ध निर्यात भी इसमें जोड़ा जाता है और विदेशी निवासियों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर अर्जित आय को भी इसमें जोड़ा जाता है। अब समझिए, देखिए, ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, ए अमेरिका का निवासी है और बी इंडिया का निवासी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के देश जाते हैं। ठीक है, क्या करने जाते हैं? या तो नौकरी करने जाते हैं या कोई पढ़ाई करने जाते हैं। अब बीच में एक ये संस्था है, इसका मैंने नाम लिख दिया वेस्टर्न यूनियन। ठीक, तो जाहिर सी बात है यहां की करेंसी जो होगी वो डॉलर होगी और यहां की करेंसी रुपया होगी। ठीक, अब क्या ये अमेरिका से जब ये बंदा एक पैसा कमाएगा और इंडिया में भेजेगा तो क्या वो सीधे डॉलर भेज देगा? ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे ही बी के साथ होगा, बी जब अमेरिका पैसा भेजेगा तो वो क्या करेगा? वो रुपीस में भेजेगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे कन्वर्टिबिलिटी होगी, यानी कि परिवर्तनीयता होगी। जब ये कन्वर्टिबिलिटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है दोनों देशों को अपना टैक्स मिल जाएगा। जब टैक्स मिलेगा तो यही शुद्धतम रूप होगा राष्ट्रीय आय का। इसमें हमें आगे जाके उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहां कभी कभी क्वेश्चन में या पेपर में आता है कि राष्ट्रीय आय का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है जीएनपी। तो आप पेपर में क्या लगाएंगे? जीएनपी राष्ट्रीय आय का शुद्धतम रूप होता है, जीडीपी नहीं होता।
ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि जीडीपी निकालने के बाद हमें एनडीपी को भी देखना होता है, ठीक। और इसमें जीएनपी का ये शुद्धतम, जीएनपी जो है राष्ट्रीय आय का शुद्धतम रूप होता है। इसको थोड़ा और जानते हैं। अब जीएनपी निकलता कैसे है? देखिए, जीएनपी को भी निकालने के 3 पैमाने हैं। कौन कौन से? एक होता है आंतरिक प्रेषण, जिसको हम प्राइवेट रेमिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कर्जा या लोन, एक होता है ग्रांट्स या अनुदान। हम इन तीनों को एक समझते हैं। आंतरिक प्रेषण की तो डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको अभी समझाया कि दो देशों के निवासी जब आदान प्रदान करते हैं, तब जो भी वो पैसा, जो भी वो मुद्रा कमाते हैं, वो कहां अपने अपने घर देश भेजते हैं, तो उससे जो पैसा बनता है वो आंतरिक प्रेषण में आता है। दूसरा है कर्जा, जब हम लोन देते हैं किसी को, ठीक है। और तीसरा है अनुदान, जब भी हम कोई इक्विपमेंट वगैरह दूसरे देशों को देते हैं तो वो अनुदान में आता है, ठीक है। अब हमारे देश के लिए पॉजिटिविटी क्या है? आंतरिक प्रेषण से हम जीएनपी में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। और ये कर्जा जो है ये नेगेटिव है और ये अनुदान भी नेगेटिव है। कैसे? देखिए, आंतरिक प्रेषण से हमें जो हमारे देश को पैसा एकदम मिल जाता है, जब पर कर्जा जो होता है वो उस फॉर्मेट में नहीं मिल पाता। मान लीजिए, क्योंकि जब हम दूसरे देशों को पैसा देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं और कम ब्याज पे देते हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक की भी पॉलिसी है, इसलिए हमें वो पैसा नहीं मिल पाता। और अनुदान का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आंतरिक प्रेषण से हम सबसे ज्यादा पैसा किन किन देशों से हमें आता है? हमारे देश के नागरिक किन किन देशों में ज्यादा हैं? तो वो है यूएसए, ठीक है। उसके बाद चाइना, फिर यूएई, और हाल ही के टाइम पे मॉरिशियस भी आ गया है, ठीक है। और गल्फ कंट्री में 1-2 देश और हैं। तो इन देशों से हम सबसे ज्यादा पैसा अर्जित करते हैं आंतरिक प्रेषण के थ्रू, ठीक है। और ये कर्जा और अनुदान हमारा हमेशा नेगेटिव रहता है, बट अमेरिका हो गया और चाइना हो गया, इनके लिए हमेशा ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब देखिए, जब हमें जीएनपी मिल जाए तो जीएनपी के बाद हमें निकालना होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये कैसे निकलता है? जीएनपी के बाद हमें कुछ नहीं करना, वैसा ही करना है जैसे हमने एनडीपी में किया था, मूल्यह्रास लगा देना है, मतलब डेप्रिसिएशन रेट। इस चीज को समझिए कि भाई इसमें कैसे मूल्यह्रास लगेगा। आपने देखा होगा कि जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया था 4-5 साल पहले, तो कई लोग एक दूसरे देश में स्ट्रक कर गए, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो खर्चे हुए, उन्होंने जो कमाई करी, तो उसका लोड तो देश पर ही आया, उस पर्टिकुलर कंट्री पर आया। तो ये इस पे जो खर्चे हुए, तो इसलिए इस पे मूल्यह्रास लगाया जाता है कि ये देखा जाता है कि सरकार जहां पे वो रह रहे हैं, वहां मान लीजिए एक निवासी है, अगर वो अमेरिका में रह रहा है तो उसके ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है, इसलिए शुद्धतम रूप लगाया जाता है। तो ये किसमें लगता है? जब जीएनपी मिल जाए तो हमें क्या कर देना है? मूल्यह्रास लगा देना है। हमें क्या मिल जाएगा? हमें उस देश का एनएनपी मिल जाए, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जो ये एनएनपी होता है, इसे बाजार मूल्य का राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी और मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन के बीच के अंतर को बताता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय देखिए ये होती है, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब कोई व्यक्ति कमाने लायक होता है, यानी कि 18 वर्ष उसने पार कर लिया हमारे देश के अकॉर्डिंग, 18 साल के बाद वो कितना न्यूनतम आय प्रति माह अपने घर के लिए वो कमा सकता है, वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र की प्रति व्यक्ति अर्जित धनराशि की माप होती है, ठीक है। हमारा जो प्रति व्यक्ति आय वार्षिक के हिसाब से चल रहा है, वो चल रहा है 2,34,000 रुपए। 2,34,000 रुपए हमारा क्या है? हमारा वार्षिक आय है, जो मोटा मोटा 19,571 रुपए बनता है। यानी कि सीधे आप मान लीजिए 19,500 रुपए के आसपास ये बन रहा है। तो एक व्यक्ति जब कमाना शुरू करेगा तो 19,500 रुपए महीना तो वो कमा ही सकता है हमारे देश में, ये प्रति व्यक्ति आय है। बट हम दूसरे देशों का अगर देखें तो दूसरे देशों से हम कितना पीछे हैं? अमेरिका तो कमाता है 66,000 रुपए, यूएस डॉलर, 66,000 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय है वार्षिक। और ऐसे ही 13,306 यूएस डॉलर कमा सकता है कौन? चाइना। तो हम इन देशों से भी बहुत पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जीवीए। देखिए जीवीए क्या होता है? जीवीए ये होता है कि जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जितने भी उत्पादकों द्वारा जो सेवाएं जो खरीदी गई होती हैं उनको जोड़ा जाता है। जीवीए का संबंध कैसे निकालते हैं भाई? जीवीए अगर हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हमें जीडीपी में से सरकार द्वारा दी गई जो सब्सिडी होती है उसको माइनस करना होता है, सरकार की सब्सिडी, ठीक है। और सरकार ने जितने कर अर्जित किए, सरकार ने जितने जनता से जितने कर अर्जित किए,
इसको माइनस करना होता है तो हमें क्या मिल जाता है, हमें उस देश का क्या मिल जाता है, जीवीए मिल जाता है। जब भी हम जीडीपी में से ये दो चीजें घटा देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस देश का जीवीए मिल जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। एक मैं आपको बात बता दूं, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जीडीपी के अनुसार हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ठीक है, जानते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी होती क्या है। देखिए, परचेसिंग पावर पैरिटी आपकी क्रय शक्ति क्षमता को दिखाता है। अभी कैसे कि मान लीजिए मैं इंडिया का व्यक्ति हूं तो मैं किसी और कंट्री का सामान खरीदने की मेरी क्या क्षमता है, ऐसे हमारे देश की दूसरे देश की चीजों को खरीदने की क्या क्षमता है, वो परचेसिंग पावर पैरिटी में गिना जाता है। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी करेंसी है, मान लीजिए डॉलर, ठीक है, डॉलर हो गया, येन हो गया, युआन हो गया, ठीक है, ऐसे पाउंड हो गया, और पाउंड के अलावा एक आपका यूरो हो गया। ये बड़े देशों की करेंसी है। अब ये एक तरीके की टोकरी बनाते हैं, यानी कि बास्केट बनाते हैं। ठीक है, अब इनकी करेंसी के सामने दूसरे देशों की करेंसी को क्या करना होता है, बिजनेस करना होता है। तो एक वेटेज आना चाहिए, एक अनुपात आता है कि इन देशों के करेंसी के जो वो होती है, मतलब वस्तुएं होती है, हम कितनी खरीद सकते हैं, कि हम डॉलर में कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, येन में कितनी खरीद सकते हैं, युआन में कितनी खरीद सकते हैं, पाउंड में कितनी खरीद सकते हैं, यूरो में कितनी खरीद सकते हैं। तो यही हमारी क्रय शक्ति क्षमता दिखाता है। मान लीजिए अगर मैं $1 की बात करूं तो $1 के अभी हमें कितने देने पड़ रहे हैं, $1 के अभी हमें 88 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब $1 88 रुपए के बराबर है। अब हम $1 कितने डॉलर में हम ये सामान खरीद सकते हैं, यही हमारी क्रय शक्ति क्षमता बताता है। क्रय शक्ति क्षमता में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अन्य तथ्य और इस क्लास को फिर यहीं खत्म करते हैं। देखिए, अभी जो हमारी भारत की इकोनॉमी है वो $4.19 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2025-26 में जो आरबीआई ने जो आंकड़े जारी करे हैं उसके अनुसार हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, वो 6.8% है। और आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो 6.4% रहेगी। और आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी बताया, कि फरवरी 2026 में नए आंकड़े आ जाएंगे, नया जीडीपी का आधार वर्ष आ जाएगा। कितना होगा वो, 2022 और 2023। तो उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें घरेलू सेवाएं शामिल नहीं की गई थी, अभी तक शामिल नहीं थी, बट इस बार इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, इसमें जीएसटी को शामिल किया जाएगा, यूपीआई लेन देन भी इसमें शामिल रहेंगे और ई वाहन पोर्टल जैसे नए डेटा इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये रही आज की क्लास। आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगले क्लास के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद।